स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है अथर्व जी के क्लासेस में। भारतवर्ष के गौरवमयी इतिहास का आज एक स्वर्णिम दिन है। तो चलिए आज भारतवर्ष पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा कर अपने ज्ञान को बढ़ाया जाए। तो पहला प्रश्न, भारत किस अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है? तो उत्तर है भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आपको ये बता दूं कि अक्षांश और देशांतर दोनों ही इमेजिनरी लाइंस हैं जो पूरे ग्लोब के ऊपर डाली गई हैं। अक्षांश से हमें दूरी का पता लगता है और देशांतर हमें समय के बारे में बताती है। ये देखिए, अगर मैं आपको मैप पर दिखाऊं तो ये भारत के सुदूर दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और ये ऊपर देखिए नॉर्थ में ये 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। और इसी तरह से अगर हम पश्चिम में देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। तो प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है समय में। तो भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है इसके हिसाब से, और उसको कैसे कवर किया जाता है वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक अक्षांश दूरी को दर्शाता है, तो प्रत्येक अक्षांश के बीच में दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो उत्तर है 7 देश, जो इस प्रकार से हैं: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और चीन। हमारी सबसे कम सीमा जो जिस देश के साथ है वो अफगानिस्तान है, और एक्चुअल में देखा जाए तो ये इलाका अभी भी हमारे पोजीशन में नहीं है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। लेकिन क्योंकि इसे हम अपना भारत का हिस्सा मानते हैं, इसलिए हम अपने आप को अफगानिस्तान से भूमि से जुड़ा हुआ मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा स्ट्रेट है, यानी कि जल डमरू मध्य है? तो उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट। ये देखिए यहाँ पर आपको ये पाक स्ट्रेट दिख रहा है। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये देखिए आपको मैप में दिख रहा है। सबसे पहला राज्य है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम्स में आता है। वो आपसे ये पूछते हैं कि कर्क रेखा कितनी डिग्री पर होती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, या निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती या गुजरती है। किसी भी टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप अगर इस मैप को अच्छे से देख लेंगे तो आप हर क्वेश्चन का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? उत्तर है गुजरात। ये देखिए यहाँ मैप में ये पूरा गुजरात का एरिया है और ये सबसे लंबी तट रेखा है। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सीमा रेखाओं के क्या नाम हैं? सबसे पहले भारत और पाकिस्तान, इसके बीच में रेड क्लिफ लाइन है। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ लाइन है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। भारत और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं डूरंड लाइन। अगला प्रश्न है, भारत विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से किस स्थान पर आता है? तो उत्तर है 7वें स्थान पर। कौन कौन से देश हैं जो हमें क्षेत्रफल में हमसे बड़े हैं? वो हैं रूस, अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, चीन और ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या के हिसाब से आप जानते ही हैं हम दूसरे स्थान पर हैं, हमसे ऊपर सिर्फ चीन है। अब एक प्रश्न भारत के राज्यों के क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा और कौन सा सबसे छोटा है? तो उत्तर है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को जब बना दिया गया तो वो 2nd नंबर का राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में 2 घंटे का डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस को कैसे बांटा जाए? तो उसके लिए एक प्रश्न बनता है कि भारत का मानक समय
यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की गणना किस देशांतर से की जाती है? तो उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इस देशांतर पर जो समय होता है वो पूरे भारत का समय माना जाता है। ये लाइन मिर्जापुर इलाहाबाद से होकर गुजरती है। और आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री देशांतर से, जो कि ग्रीनविच लंदन के पास है, उससे नापी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में सबसे अंतिम पॉइंट कौन कौन से हैं? मतलब सबसे दक्षिण में कौन सा पॉइंट है या कौन सा क्षेत्र है, सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है? तो मैं बताता हूं, सबसे दक्षिण में भारत का जो क्षेत्र है वो है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। और इस इंदिरा पॉइंट को 1984 के बाद इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना लगा है। इससे पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहते थे। अगर हम उत्तर की बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी भाग जो है उसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, ये लद्दाख में है। और सबसे पूर्वी भाग किबुथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसी तरह से वेस्ट में जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है हमारा है वो है गोहर मोती, जो कि गुजरात में है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के हिसाब से होता है और भारत में 83.3 डिग्री लॉन्जिट्यूड से इसे माना जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो कितने का डिफरेंस होता है? क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के बीच कितना अंतर है? तो भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। यानी कि अगर लंदन में 1 बज रहा है तो हमारे यहाँ 6:30 बज रहे होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उत्तर है पिंगली वेंकैया, जो एक शिक्षाविद थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। अगर हम भारतीय ध्वज को फहराने की बात करें तो प्रश्न बनता है, भारतीय ध्वज को पहली बार किस स्थान पर फहराया गया था? तो उत्तर है 7 अगस्त 1906 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इसे फहराया था। ये और उसके बाद मैडम भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को इसे जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। ये ध्वज जो था वो बिल्कुल अलग ध्वज था। वो इंडिया का आज का जो ध्वज है वैसा नहीं था, लेकिन भारत के ध्वज के रूप में उसे फहराया गया था। अब राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित एक और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग और उसका चक्र क्या दर्शाता है? तो केसरी रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद शांति, हरा समृद्धि और नेवी ब्लू कलर का व्हील जो है, चक्र जो है जिसमें 24 स्पोक्स हैं यानी कि तीलियां हैं, वो हमारी प्रगति और मूवमेंट का प्रतीक है। हमारा झंडा एक विशेष अनुपात में बनाया जाता है। तो एक प्रश्न उस पर है कि झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो वो 3 और 2 का अनुपात होता है। अगर वो 3 फीट लंबा है तो 2 फीट चौड़ा होगा और झंडे को बनाते हुए इसी अनुपात को हमेशा से ध्यान में रखा जाता है। अब अगर करेंसी की बात की जाए तो भारत में सिक्के तो बहुत ज्यादा ढाले गए थे, गुप्त काल से और इंडो ग्रीक ने सब ढाले थे। लेकिन भारत में रुपया किसने इंट्रोड्यूस किया था? भारत का पहला रुपया किसने पेश किया था? तो उत्तर है शेर शाह सूरी, सूर वंश के राजा थे और उन्होंने रुपया सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। आपने भारत के रुपये का सिंबल तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका डिजाइन किसने किया होगा? तो भारत के मुद्रा चिन्ह का डिजाइन किसने किया था? यह है उदय कुमार, जिन्होंने इस सिंबल को डिजाइन किया था। तो इसी पर एक और प्रश्न बनता है कि भारत सरकार द्वारा भारत के रुपए के प्रतीक चिन्ह को कब स्वीकार किया गया था? तो उत्तर है 15 जुलाई 2010 को। अब अगर हम भारत के राष्ट्रगान की चर्चा करें तो प्रश्न बनता है, भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? उत्तर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का ही नहीं बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान की पंक्तियां मूल रूप से किस शास्त्रीय राग में लयबद्ध की गई हैं? तो उत्तर है राग अलहिया बिलावल। भारतीय संगीत का एक प्रमुख राग है अलहिया बिलावल। राष्ट्रगान से संबंधित एक और प्रश्न है, जन गण मन का प्रथम संस्करण कहाँ गाया गया था? तो उत्तर है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया गया था। अगला प्रश्न है, जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था?
तो उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, कायदे से भारत के राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाना चाहिए? तो उत्तर है 52 सेकंड। 52 सेकंड के अंदर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। इसके छोटे संस्करण को 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है, लेकिन जनरली ये 52 सेकंड में ही गाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी और भारतीय राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था? तो उत्तर है 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी की किस पुस्तक में वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था? उत्तर है 1882 में प्रकाशित आनंद मठ नामक पुस्तक, जो कि सन्यासी विद्रोह की घटनाओं पर आधारित थी। और ये सन्यासी विद्रोह क्या होते थे? 18वीं शताब्दी के अंत में बहुत सारे सन्यासियों ने विद्रोह करने शुरू किए थे। एक्चुअली बंगाल और बिहार में ये विद्रोह हुए थे और उस टाइम अकाल पड़ जाने के कारण किसानों के पास कुछ खाने के लिए नहीं था। तो ये सन्यासी क्या करते थे, इकट्ठा होकर या तो सरकारी खजानों को लूट लेते थे या सरकारी अन्न के भंडारों को लूट लेते थे। तो वो सन्यासी विद्रोह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था? उत्तर है 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान ने वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कंपोजर कौन हैं? तो उत्तर है विष्णु दिगंबर पलुस्कर। वीडी पलुस्कर को रघुपति राघव राजाराम के कंपोज करने का श्रेय और उसको सबसे पहले गाने का श्रेय भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को क्या कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है लॉयन कैपिटल, जो कि भारत के सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, अशोक के स्तंभ से लिया गया है। वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। और लॉयन कैपिटल को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक लॉयन कैपिटल के जो 4 शेर हैं उनके क्या अर्थ हैं? लॉयन कैपिटल के 4 शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व के प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने जानवर हैं? तो 4 एशियाई शेर हैं, वो आपको पता ही है। लॉयन कैपिटल में चारों तरफ 4 मुंह हैं उनके, और एक हाथी है, एक बैल है और एक घोड़ा है जो कि उसके नीचे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे क्या लिखा हुआ है या क्या उकेरा गया है? उत्तर है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को पवित्र हिंदू ग्रंथ मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? तो गंगा नदी की डॉल्फिन, ये जिसे सुसु भी कहा जाता है, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि गंगा डॉल्फिन को भारतीय राष्ट्रीय जलीय पशु कब घोषित किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार द्वारा इसे जलीय पशु घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है? तो कमल, जो कि देवत्व, उर्वरता, धन और ज्ञान का प्रतीक है, वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। यहाँ कमल पर एक और प्रश्न उठता है कि बौद्ध धर्म में स्वर्ण कमल का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में एक सुनहरा कमल पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर यानी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और मोर पर ही एक और प्रश्न, मोर किस अधिनियम के तहत संरक्षित है? भारत में मोर लगभग सभी भागों में पाया जाता है और भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो उत्तर है टाइगर। 1972 तक शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था, लेकिन बाद में बाघ ने इसकी जगह ले ली। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो शक कैलेंडर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसी से जुड़ा एक प्रश्न और है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? तो शक युग पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर वही जिसमें कि जनवरी पहला महीना होता है और शक संवत के अनुसार चैत्र मास जो होता है वो पहला महीना होता है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी नदी है? तो उत्तर है गंगा नदी। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी किसने घोषित किया था? तो 20 फरवरी 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। अगर फलों की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है?
आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत में कौन से 3 त्योहार राष्ट्रीय त्योहारों के रूप में मनाए जाते हैं? तो भारत के 3 राष्ट्रीय त्योहार इस प्रकार हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चंस अपने देश भारत पर। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।